brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार दोस्तों, लोक गायिका और लेखिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, चुटीले गीतों और सवालों से सुर्खियों में रहने वाली नेहा ने इस बार कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जो टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर, उसके चलते वो मुश्किल में आ गई। उनके खिलाफ बाकायदा लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, अयोध्या में एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देश के कई इलाकों में शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता को चोट पहुंचाई और ऐसी बातें की जिनका फ़ायदा पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया। लेकिन नेहा की दलील है कि वो सिर्फ एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछ रही हैं व्यवस्था से। तो चलिए सीधे बात करते हैं खुद नेहा सिंह राठौर से। नेहा, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह हैं, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो हैं गद्दार हैं, यानी सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। आप बार बार इतना सब होने के बावजूद साहिर लुधियानवी की क्रांतिकारी कविताएं, गज़लें लिख रही हैं, शेर लिख रही हैं, उदय प्रकाश की कविता याद दिला रही हैं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? नहीं सर, विरोधियों को उकसा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं जनता को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने ठीक मेंशन किया, उदय प्रकाश जी की कविता मैंने जो है कल या परसों किसी दिन ट्वीट में मैंने लिखा था कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो ये मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदा हैं आप लोग और जिंदा होने का सबूत दीजिए। आप आम नागरिक हैं, आप वोट करते हैं सर। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि हमेशा होता क्या है ना सर कि कुछ भी देश में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक पूरा गैंग आ जाता है, ये कहने चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, शांत रहना शांत रहना शांत रहना। बालासोर में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई और हम क्या देखते हैं कि रेल मंत्री जी जो हैं वहां पे इतनी सारी लाशें ऐसे खून से लथपथ बिखरी पड़ी हैं और वहां पे वंदे मातरम आपने शायद सुना होगा जी। और मुझे लगता है कि भाई इतने सारे लोग, आप कारगिल फतेह करके आए, क्या मतलब क्या जीत करके आए हैं? बोलिए ना कि राम नाम सत्य है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। इस तरीके से तो आए दिन चीजें होती रहेंगी, नागरिकों की जो है हत्याएं होती रहेंगी और हमें कहा गया है भैया कि चुप रहना है। क्यों चुप रहना है? ये सवाल पूछने का सही टाइम कब सही टाइम है, आप मुझे बताओ। नहीं, ये जो टाइम की बात है, आप कहती हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है, तो इस पे आपसे ये तो सवाल किया ही जा सकता है ना कि आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन तरीका विवादास्पद हो जाता है। मेरी मंशा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ टाइम के लिए कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये एक सच है, एक तथ्य है। लेकिन किसी के जन्मदिन पर जाकर तो आप ये नहीं कहते हो ना भैया एक दिन तुम्हें चले जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन देखिए क्या रहा है ना, देश में पैटर्न क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कुंभ की भगदड़ हो, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, चाहे जो है महाभगदड़ की को मैंने मेंशन किया, या बहुत सी चीजें ऐसी, चाहे कोई पुल गिर गया हो, लोग मर गए हो, चुप रहना। ये जो चुप रहने वाला जो कल्चर की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, है ना। हर आदमी बोला नहीं 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 भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। सर तो हम बोले तो बोले कब? हम कब बोले? दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं तो मेरे को भद्दी से भद्दी गालियां, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। मैं कहती हूं सर कि मैं आपको वोट करती हूं, मैं जो है मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, वो उसमें इतनी ताकत है कि मैं प्रधानमंत्री को ऐसे बिठा करके पूछ लूं कि साहब ऐसी बातें कैसे हो गई। दूसरी एक और चीज जो मैं यहाँ पे सर मेंशन करना चाहूंगी, ये देश पिछले 10 सालों से आपके हाथ में है और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो हम सवाल क्यों ना करें? एक चीज और, शिक्षा के नाम पे कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, सबको पता है। रोजगार आपका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। महंगाई आउट ऑफ फैशन, कोई नहीं बात कर रहा है, सबको लग रहा है नहीं 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 हिंदू अभी खतरे में है और हमें बचना नहीं, है। ये तो आपका अंदाजा भी है ना। रिजल्ट तो ये है कि बीजेपी जीत रही है। ये तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे वोट मिल रहा है, इसका कोई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो हुआ नहीं है। वही मैं कह रही हूँ सर, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि जब मामला सारा यही है कि हिंदू जो है उसको खतरे से बाहर निकालना है, हिंदू को जो है वो बचाना है,
चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो गया, चाहे वो मणिपुर हो गया, चाहे वो कश्मीर हो गया, तो हिंदू मारा ही जा रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि जो है देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, और जो आप जो कह रहे हैं कि नहीं 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 हिंदुओं को जो है मैं बचाऊंगा और हिंदुओं के लिए जो खतरा है मैं उसको, कर क्या रहे हैं आप? और सवाल मैं किससे पूछूं? मैं नेहरू से सवाल नहीं पूछ सकती। हर चीज का ठीकरा मैं नेहरू जी के कपार पे जैसे आप लोग मर देते हैं नहीं मर सकते। और बतौर आम नागरिक ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना सर, तो मेरा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। और ये क्या बात हो जाती है, हर चीज में टाइमिंग सही नहीं है तो सही सवाल था लेकिन गलत वक्त था। तो तुम बताओ अब कि सही वक्त क्या होता है सवाल पूछने का, और वही लोग बताएं कि तरीका भी क्या होना तरीका क्या होना चाहिए। एक चीज और, तरीका ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है बिहार में जाकर के रैली करें इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद। आप बताइए ये तरीका होना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा, उस वो सवाल मेरे पास अलग से है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है, आपने मदद मांगी, और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ है। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं। दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है, कुछ भी है ना। तो छवि बर्बाद करने के लिए चरित्र हनन कर देना, इसका अकाउंट, मैंने कहा आगे देख लो यार, मैं तो सहयोग करूंगी। जो भी टीम आएगी ना, जो भी एजेंसी आएगी जांच की, मैं पूरी मदद करूंगी कि हाँ भाई देख लो 519 रुपए खाते में है मेरे, देख लो। दूसरी चीज, सिब्बल साहब का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया आपने उनका जिक्र करके। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तुम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि इस देश के जो सबसे बड़े वकील, सबसे जाने माने और पढ़े लिखे जो योग्य वकील हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, और मैं सिब्बल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हो, तुमने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है। और सरकार से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री की आलोचना करना, प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है, पार्टी और देश में अंतर होता है। प्रधानमंत्री भगवान थोड़े, प्रधानमंत्री देश नहीं है। वो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके वो मुखिया हैं, है ना सर जी। तो उन्होंने ये चीजें भी मुझे कही। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहते हैं प्रधानमंत्री को, मतलब कैबिनेट में भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर हैं सबके, बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। खैर, कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है, तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में, जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, बल्कि एक फोन और कॉल्स भी मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मैसेज करके मुझे कह दे रहा है कि नेहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, और मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ रहा है उससे, है ना। क्योंकि 2 दिन तक तो मैं सर बहुत हतोत्साहित हो गई थी, मुझे खुद भी लगने लगा था कि ऐसा क्या कर दिया। मैं 4 लोगों को फोन करके कहती, मेरी मम्मी मेरे को फोन करके कहती कि बेटा तुमने कुछ किया है क्या, क्या हुआ, तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में जब बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, और मुझे अच्छा लगा।
आपने चूंकि अपनी माता जी की बात की, ये सवाल मेरी लिस्ट में तो नहीं था, और आप बहुत लंबे समय से अपने अंदाज में अपने सवाल पूछ रही हैं अपने गीतों की शक्ल में, तो क्या वाकई घर वाले कहते नहीं है, छोटी सी बात होती है तो लोग कहते हैं कि घर वालों ने कहा कि नहीं करना है, नहीं करना है, इसलिए हम चुप बैठ गए, तो क्या घर वाले कहते नहीं कि नेहा बहुत हो रहा है, अब चुप रहो? देखिए, अगर मैं अपने मायके की बात करूं, अब तो मैं शादीशुदा हूं, तो एक हमारे बिहार में ये होता है कि चलो अब शादी हो गई तो उसका पति जाने और उसके ससुराल वाले जाने। तो अगर मैं ससुराल की बात करूं तो सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इस मामले में, चाहे वो मेरे ससुर हों चाहे मेरे पति हों, हमेशा एक स्तंभ की तरह, और शायद वो लोग नहीं होते मेरे पीछे तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात भी नहीं रख पाती, है ना। घर में आपका पति ही बोल रहे क्या कर रही हो, ससुर ही बोल दे रहे कर क्या रही हो, ये तो मैं नहीं बोल पाती, मैं घर में लड़ूं कि बाहर लड़ूं। तो घर में बहुत सपोर्ट है मेरा, और लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा साथ देते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं कि आपके ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किए। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी? नहीं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की सर कोई सीमा नहीं होती है। होने के बाद आपको ये लगा मैं मोहरा बन गई? अब नहीं सर, मुझे ये नहीं लगा कि मैं मोहरा बन गई, या इस बात का भी दुख नहीं कि किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने मेरा जो है वो इसको शेयर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? कई सारे पाकिस्तानी जो है वीडियोस इंडिया में चलते हैं, लोग खूब सुनते हैं, है ना। यहाँ के बहुत सारे नेताओं के भी जो है ट्वीट्स और वीडियोस वहाँ टीवी चैनलों पर दिखाए जाते, तो कोई पहली घटना नहीं हुई है। हाँ, आप शायद जानते होंगे, आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल। लेकिन देशद्रोही सिर्फ मुझे बता दिया गया। अच्छा, मैंने अपने चैनल के भी माध्यम से, सॉरी अपने वीडियोस के भी माध्यम से मैंने बोला है सर, और आप बताइएगा, आप मेरी बात को काटिएगा सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार आदमी हैं, कि आप बताइए, लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने इसका शेयर कर दिया, ये देशद्रोही हो गई। अब अगर प्रधानमंत्री जाकर के बिरयानी खा रहे हैं पर वो देशभक्त है, अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी जो आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसके साथ आप बैठ करके क्रिकेट देख रहे हैं और बैठ के अच्छी अच्छी ऐसे ऐसे, आप देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही सिर्फ मैं हूं। मैं सवाल तो पूछूंगी ना सर कि तो... नेताओं का क्या है? नेता तो अपना सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे पता चला कि शायद में उनका नाम कोई सैयद अब्बास करके हैं वहाँ के, और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या तो कुछ डोभाल नाम है उनके, बेटे शौर्य डोभाल, उनका वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा भी कुछ है। आप देखिएगा उसको। अब ये तो आमों को और सेबों को एक दूसरे से तुलना करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है। और मैं तो आपने जैसा कहा, और मैं अपने दर्शकों को ये कह दूं कि वाकई सोशल मीडिया पर आपने जो कहा कि सोशल मीडिया है, कोई कहीं की चीज़ भी कहीं वायरल हो सकती है, ये बात सही है। और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह के, वहाँ पर जिस तरह की आज़ादी है, मुझे लगता है जैसे पहले गली मोहल्लों में खड़े होकर शोहदे किसी के भी खिलाफ कुछ भी बात करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया पर हमें वो देखने को मिलता है। चलिए, आपने अभी बिहार चुनाव की बात की थी कि बिहार चुनाव में आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब वोट बटोरने की पॉलिटिक्स होगी, तो ये इस तरह के डायरेक्ट वोट, ये आपका अंदाजा है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप इस तरह का सीधा सीधा आरोप लगाती हैं, तो फिर लोग घेरेंगे आपको। आरोप नहीं सर, अब मैं बताती हूँ। जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो, जब पुलवामा हुआ तो आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगा, ये मैं कुछ गलत आरोप नहीं लगा रही, जा करके देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी के भाषण है सर कि जो पहली बार वोट करेंगे, पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जो पहली बार वोट करेंगे वो पुलवामा के शहीदों के नाम। आप समझ रहे हैं सर? तो जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, तो भैया अंदाजा तो आदमी यही लगाएगा ना कि पहलगाम के मृत पर्यटकों के नाम पर भी आप वोट मांग सकते हैं। तो मेरा चिंता, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और मुझे लगता है सर कि बस हो गया, बहुत बर्बाद हो चुका है बिहार का चुनाव कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं होता है, शिक्षा के मुद्दे पे नहीं होता है। जा करके देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है। यहाँ पर आकर के लोग दिल्ली, बंबई, सूरत जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, तो दुख होता है सर। तब मुझे लगता है कि नहीं, अब ये नया चीज नहीं होना चाहिए कि पहलगाम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और फिर पता चले कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी समस्याएं फिर साइडलाइन हो जाए। तो ये मेरी चिंता है बतौर बिहारी, और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप जागिए। आपका मुद्दा रोजगार है, आपका मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है।
जाहिर तौर पे वो तो लोगों की भी जिम्मेदारी है और बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट पर जिस तरह से बात करती हैं और जिस तरह से अपने हकों की बात करती हैं तो वो चुनावों में उनको अमली जामा पहनाएं। लेकिन आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें ये एक आरोप है कि दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं आपके बयान। तो ये तो आप भड़काऊ बयान तो किसी भी नजरिए से ठीक बात नहीं है। कौन तय कर रहा है ये भड़काऊ बयान? कौन तय कर रहा है मेरी देशभक्ति और कौन तय कर रहा है कि मैं गद्दार हूं? तय कौन कर रहा है? यूपी में काबा गाया था ना सर मैंने, जब दीक्षित परिवार के ऊपर डीएम साहब ने बुलडोजर चला दिया था और माँ बेटी की जो जान चली गई थी, उस समय भी मेरे ऊपर जो नोटिस आया था मेरे को, तो उसमें भी ये दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश, वैमनस्य फैलाने की कोशिश, कैसे? हम भी पूछना चाहते हैं। और सच बात यह है कि वो अवैध नोटिस था। तो मैं आपको बता दूं, ये डराने धमकाने के लिए होता है, ठीक है? क्या बोलूं, मुझे कई बार सच में दुख होता है कि मुझे ऐसे मसले पे आकर के बातचीत करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे ऊपर देशद्रोह का और वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की ऐसी सारी चीजें आरोप लग रही हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इनका क्या? इनके बारे में उनमें और मुझ में अंतर यह है कि वो पावरफुल है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर पा रहा है। आए दिन जो हिंदू मुसलमान और जो जहर उगलते रहते हैं, जरा इनसे भी तो सवाल होना चाहिए सर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही हूँ कुछ। और ये मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, लगाएं, देशद्रोह का भी लगाया है, फैसला कोर्ट करेगा, इसके बाद वही हिसाब किताब करेगा। मैं और आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। जिस तरीके से आप ट्रोल हो रही हैं, आपको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ सर, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल जो है वो पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं नहीं सर हम तो फलाने ढिमकाने सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और लोग तो इतने उन्मादी, इतने उग्र हो गए हैं कि 2 दिन तक तो मैं ट्विटर देख रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई आएगा, और बहुत ज़्यादा हाँ डर लगता है सुरक्षा को लेकर के। लेकिन सच बात यह है कि हम अगर डर जाएंगे और हम जैसे लोग भी डर जाएंगे, बोलेगा कौन? फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना सर। यही तो ये चाहते हैं कि तानाशाही आ जाए, बस ये एक राजा रहेगा, बाकी सब प्रजा उनके अधीन रहेगी, वो जो बोलेंगे जी हुजूरी लोग करेंगे। ये होने नहीं दे सकते, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के सेहत के लिए सही बात नहीं है। किसी को तो बोलना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा है सर। आप एक बात बताइए, कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा है। आप एक एक लोगों को उठा करके देखिए, बहुत कम आवाजें ऐसी बची हैं सर। अच्छा कैसे बोलेगा? अब मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया आपने, हो सकता है कि मैं डर जाऊं, मैं छुप जाऊं कि नहीं 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 इतनी बड़ी बात हो गई। वो अलग बात है कि मैं ढीठ लड़की हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और संविधान ने मुझे ताकत दी है, मेरे मौलिक अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। इस बात को मैं समझती हूं, पर हर आदमी नहीं समझ रहा है और हर आदमी अपने अधिकारों को लेकर के नहीं जागरूक है। वो डर सकता है ना? किसी को तो बोलना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि फैसला कोर्ट करेगी जी, आगे की क्या योजना है? सर आगे की योजना ये है कि मेरी बातचीत चल रही है हमारे वकील साहब से। वो कानून तो मुझे बहुत पता नहीं है, अब वो बताएंगे किस तरीके हम लड़ेंगे सर। मुकदमा हुआ है तो नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि चलो अब मामला कानूनी हो गया है तो कम से कम अब नेहा को ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अपने जो तेवर हैं उनको कोर्ट के लिए छोड़ देना चाहिए कि अब कोर्ट तय करे। कोर्ट तय करेगा और मुझे अदालत पे पूरा भरोसा भी है कि वो मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर बोला जाना जरूरी है तो मैं बोलूंगी, बाकी तो जो कोर्ट तय करेगा। तो चलिए, नेहा सिंह राठौर का मामला अब कोर्ट में है। उनके खिलाफ जो कानूनी मुकदमे हुए हैं और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का उन्हें साथ मिला है, वो उन्हें कानूनी मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि जिस तरह के उन्मादी बयान या उन्मादी रिएक्शंस आते हैं उनको देखकर, उनको पढ़कर डर लगता है। लेकिन साथ ही नेहा का ये भी कहना है कि डर लगता ज़रूर है लेकिन मैं डरूंगी नहीं और अपनी बातें, अपने मौलिक अधिकारों की मांग करती रहूंगी। नेहा सिंह राठौर, अब मामला तो कोर्ट में है इसलिए हमारी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन आगे जिस तरह भी ये मामला जो भी घटनाक्रम मोड़ लेता है, हम आपके साथ फिर से बात करेंगे, फिर से इस पर आगे की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।